क्या आप ऐसी किसी किताब के बारे में जानते हैं जो जिस भाषा में लिखी गई हो उस भाषा में उपलब्ध ना हो, लेकिन दुनिया भर की दूसरी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ हो और वह भी टुकड़े टुकड़े में? उस किताब के कुछ अध्याय, कुछ सर्ग किसी दूसरी भाषा में, कुछ अध्याय किसी दूसरी भाषा में और कुछ अध्याय किसी दूसरी भाषा में मिलते हों, फिर भी वह किताब दुनिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और चर्चित किताबों में से एक हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है बुद्ध चरित और महाकवि अश्वघोष। महाकवि अश्वघोष कौन थे, उनके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां, कथाएं व्याप्त हैं। कुछ लोग उन्हें दीक्षा पूर्व मातृचेट नाम से जानते हैं, कुछ लोग उन्हें राजकुमार के रूप में देखते हैं, कुछ लोग श्रीलंका के राजकुमार के रूप में देखते हैं, कुछ लोग मगध के रूप में देखते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि वे अलग अलग कालखंड में रहे। उनकी कृति यानी बुद्ध चरित जिसको उन्होंने लिखा था, उस कृति के ही तरह अश्वघोष का भी जीवन एक तरह से कथाओं में, किस्सों में व्याप्त है। जो लिखित बातें मिलती हैं वे भी बहुत उलझी हुई हैं। किस कालखंड में हुए, ईसा की किस सदी में हुए, किस कालखंड में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, रचना का मूल स्रोत क्या था, इसके बारे में भी बहुत सारी अलग अलग तरह की कथाएं हैं। कुछ लोग उन्हें काशी से जोड़कर देखते हैं, कुछ लोग मगध से जोड़कर देखते हैं। दरअसल बुद्ध चरित और उसके रचनाकार के बारे में ये भ्रम इसलिए पैदा हुआ, यानी अश्वघोष के बारे में, क्योंकि बुद्ध चरित जो उनकी कृति है उसमें रचनाकार के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा है, उनका कोई परिचय नहीं है। आज के युग की तरह जब लेखक अपना प्रचार व्यापक तौर पर करता है, उसकी तुलना में उस जमाने में लेखक, कवि अपने बारे में नहीं बताता था, कहीं कहीं कुछ लिख देता था। बुद्ध चरित संस्कृत भाषा में, चीनी भाषा में और तिब्बती भाषा में मिलता रहा है। उस ग्रंथ की महिमा बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, लेकिन पहली सदी से 11वीं सदी तक और उसके बाद के समय तक, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद किस समय उसको लिखा गया, कुछ लोग कहते हैं कि 800 साल बाद लिखा गया, कुछ लोग 300 साल बाद जोड़ते हैं, यानी जितने मुंह उतनी बातें। अलग अलग कथाएं भी हैं। एक चीनी किस्सा है कि एक घुमंतु यानी अश्वघोष, भदंत अश्वघोष जो है, वह यात्रा करते हुए मगध की राज्यसभा में पहुंच गए और उन्हें कहा गया कि कात्यायनी पुत्र पार्श्व से, जो एक बौद्ध भिक्षु थे, उनसे शास्त्रार्थ करना है। पार्श्व ने बाद के रूप में अपने धर्म की कोई प्रस्थापना प्रस्तुत करने की बजाय केवल इतना ही कहा कि राजा के राज्य में शांति रहे, कोई आपदा न आए, विवाद उत्पन्न न हो, आक्रमण न झेलना पड़े, लोग प्रसन्न रहें। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह के वक्तव्य का कोई खंडन कोई भी शास्त्रार्थ करने के दौरान कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। नतीजा ये हुआ कि इस वाद का कोई प्रतिवाद नहीं हुआ और विरोधी ने चुपचाप हार स्वीकार कर ली। दरअसल महात्मा बुद्ध के जीवन पर लिखी गई यह अपनी तरह की एक अनूठी काव्यात्मक पुस्तक है। संस्कृत में कुछ इसके सर्ग संस्कृत में, कुछ तिब्बती में, कुछ चीनी भाषा में मिलते हैं। आखिरी 3/4 हिस्सा जो है वह चीनी से अंग्रेजी में अनुदित हुआ और पूरी दुनिया में चर्चित हुआ। जापानी, कोरियाई और वियतनामी आदि भाषाओं में भी यह कृति पाई जाती है। इसकी उपस्थिति और इसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में है। जहाँ भी बौद्ध धर्म है वहाँ बुद्ध चरित
की चर्चा जरूर होती है। कुल 28 सर्ग इस पुस्तक में मूल रूप से रहे होंगे, ये शोधकर्ताओं की निष्पत्ति है। और ये 28 सर्ग जो है वो 2 भाषाओं से मिलके, 3 भाषाओं से मिलके पूरे होते हैं। संस्कृत में अलग कुछ सर्ग मिलते हैं, तिब्बती भाषा में अलग मिलते हैं, चीनी भाषा में अलग मिलते हैं। और यही कारण है कि हिंदी में इस पुस्तक का जो असली अनुवाद है वह बहुत कम मिलता है। और यह पहली बार यह प्रयास हुआ है इस पुस्तक के माध्यम से कि 14 सर्ग जो प्रथमार्ध है इसका, वह अलग अलग जिन विदेशी विद्वानों ने व्याख्या की है, और जो 15 से 28वां सर्ग है जो चीनी संस्करण की, जिसकी व्याख्या की है सैमुअल विल, कॉवेल और जॉनस्टन नामक लोगों ने, वह पुस्तक जो है उस रूप में, केवल अनुवाद के रूप में, आधिकारिक अनुवाद के रूप में नहीं, बल्कि भावानुवाद के रूप में क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ होना चाहिए था और क्या कुछ उस समय महात्मा बुद्ध के बारे में, बुद्ध चरित्र में क्या कुछ लिखा गया है अलग अलग सर्गों में, और अश्वघोष कौन थे उनके बारे में भी इस पुस्तक में बहुत ही अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बुद्ध चरित्र और महाकवि अश्वघोष को चंद्रभूषण ने अपनी बहुत मेहनत से प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में बुद्ध चरित्र की शुरुआत किस शीर्षक से होती है, किस तरह से राजा शुद्धोधन और माया देवी की अद्भुत संतान जो पैदा होती है या जो अवतार लेती है वह दैवी महिमा से लिपटी हुई होती है। और महासर्जक की यह विशिष्टता थी कि वह बालक जन्म के साथ ही जो औपचारिकताएं हैं उनसे निपटते ही वह दारुण दुखों का संकेत देता है। और यह पता चलता है कि नहीं, आने वाले समय में इस बालक को किस तरह से भविष्य में एक निर्माणकर्ता के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक बोधिसत्व के रूप में स्थापित होना है। सर्ग की शुरुआत में ही ज्योतिषी जो आता है और वो वन में जन्मे इस शिशु के असाधारण लक्षणों का वर्णन करता है, और राजा शुद्धोधन को यह बाध्य कर देता है पूछने के लिए कि आखिर यह बालक इतना अनोखा क्यों है। ज्योतिषी जो है एक लंबी व्याख्या करता है, और जो घुमंतु चिंतक है असित मुनि, वो बताते हैं कि दरअसल ये खुशी और दुख दोनों की स्थितियों का एक अलग तरह का, किसी भी राजा को यह पसंद नहीं कि उसका बच्चा सन्यासी हो जाए, भिक्षु हो जाए और भिक्षाटन पर जीवन यापन करे, भले ही वह महात्मा बुद्ध की तरह का ही कोई भविष्य में बनने वाला सन्यासी क्यों न हो। बालक जन्म लेता है और जन्म के साथ ही उसके भविष्य पर और उसके संन्यास लेने की जो बातें होती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां होती हैं। इसी तरह से आगे जब वो धर्म की शरण लेते हैं और सिद्धार्थ कहते हैं कि 4 चीज़ें जब वो जाने लगते हैं, और इस बुद्ध चरित्र में है कि उनको रोकने के तमाम प्रयास होते हैं, तो जो प्रयास होते हैं उसमें वो तर्क देते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि हे राजन, अगर 4 चीज़ें आप मेरे लिए सुनिश्चित कर दें तो मैं वन की शरण नहीं लूँगा। वो 4 चीज़ें क्या हैं? वो कहते हैं कि मैं जीवित रहूँ, मेरी मृत्यु कभी ना हो, रोग मेरे स्वास्थ्य का कभी हरण न करे, बुढ़ापा कभी मेरी जवानी को नष्ट न करे, और कोई भी व्यक्ति या आपदा मेरी संपत्ति का अपहरण न करे। आप समझ सकते हैं कि किसी भी राजा के बस में यह नहीं है। और इन कठिन शर्तों को सुन के शाक्य राज अपने पुत्र से कहते हैं कि कर्महीन मनोरथ उपहास का पात्र बनाता है, अत्यंत बढ़ी हुई इस बुद्धि को तुम छोड़ दो। लेकिन राजन रुकते नहीं हैं। यानी बुद्ध चरित्र यह बताता है कि ऐसा नहीं है कि महात्मा बुद्ध जब घर छोड़ के जा रहे थे या जाने लगे थे या राह में थे तो उनको रोकने की कोशिश नहीं हुई थी। उनको रोकने की तमाम कोशिशें हुई थी, फिर भी वे रुके नहीं। कमाल की बात यह है कि यशोधरा, सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और उनके पुत्र का जिक्र जो है बुद्ध चरित्र में अब तक केवल एक बार उल्लेख हुआ है उसका, वो भी पहली वन यात्रा को लेकर अंतिम रूप से घर छोड़ देने तक की बातें के दौरान उनका उल्लेख इस किताब में नहीं होता। सुंदर स्त्रियों
के मन बहलाव का बाकी जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कथाएं हैं वह इस पुस्तक में पूरी तौर पर मिलती हैं। और मुझे लगता है कि महात्मा बुद्ध को उनके विचारों को समझने के लिए तो बौद्ध दर्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन अश्वघोष, महाकवि अश्वघोष द्वारा रचित यह रचना जो बुद्ध चरित के नाम से दुनिया भर में चर्चित होती है, और कायदे से यह पुस्तक एक तरह से रामायण या कालिदास जी की कृतियाँ जो है उस तरह से उत्कृष्ट साहित्य के रूप में स्थापित होती यदि ये विनष्ट नहीं हुई होती तो, और इनके सारे सर्ग मिल पाते तो। अलग अलग भाषाओं में होने से बुद्ध चरित्र की जो व्याप्ति भारतीय जनमानस में होनी चाहिए या संस्कृत साहित्य में होनी चाहिए या भारतीय साहित्य में होनी चाहिए वह नहीं हुई है। लेकिन अब हिंदी में चंद्रभूषण जैसे शोध विद्वानों ने इस पुस्तक को उपलब्ध कराकर एक नई रोशनी डालने की कोशिश की है। चंद्रभूषण का जन्म जो है आजमगढ़ में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उनकी कृतियों में शोधपरक बहुत सारी कृतियां हैं। सांस्कृतिक रूप से वे बहुत जागरूक रहे और 12 साल पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहने के बाद पत्रकारिता और दक्षिण एशिया के बहुत सारे आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। भारत से कैसे गया बुद्ध धर्म, तुम्हारा नाम क्या है तिब्बत, ये यात्रा राजनय इतिहास की पुस्तक है उनकी। पच्छू का घर एक संस्मरणात्मक उपन्यास आ चुका है। 21वीं सदी में विज्ञान का ढांचा निर्धारित करने वाली खोजों पर केंद्रित एक कृति जो है नई सदी में विज्ञान भविष्य की खिड़कियाँ। इसके अलावा कीट पतंगों से लगाव पर एक पुस्तक प्रलय का प्रतिपक्ष और 2 कविता संग्रह इतनी रात गए और आता रहूँगा तुम्हारे पास प्रकाशित हो चुके हैं। सेतु प्रकाशन को हमारे समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक जो विलुप्त है महाकाव्य बुद्ध चरित का संस्कृत और चीनी से पहली बार जो हिंदी में संपूर्ण रूप से भावानुवाद प्रस्तुत हुआ है उसे उपलब्ध कराने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस पुस्तक का मूल्य 400 रुपये है। सेतु प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मैं समझता हूँ कि साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मेरे द्वारा दी जाने वाली राय आपको पुस्तकों के चुनाव में मदद करती होगी। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। धन्यवाद।